हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे गुड गवर्नेंस के बारे में। एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस में गुड गवर्नेंस का ये जो टर्म है ये हाल ही में शुरू हुआ है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म के रूप में हमारे समक्ष आया है। तो गुड गवर्नेंस क्या है, कैसे चलती है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि आज ये हम लोग का लेक्चर है जो कि आप लोग के लिए करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग देख सके कि क्या चीज़ें हैं, क्या हम लोग पढ़ाते हैं, क्या तरीका है हमारे पढ़ने का। पर उससे पहले और कुछ जानकारी आपको बता दूं। जो लोग पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस क्रैक करना चाहते हैं, DU BHU JNU CUCT हर जगह का, उन लोगों के लिए कुछ बुक्स हैं जो कि मैं बता रही थी। एक तो है राजेश मिश्रा की बुक, वो आप लोग पढ़िएगा। दूसरी बुक है आपकी अरिहंत की जो बुक है वो पढ़िएगा। तो अगर वो दोनों बुक्स आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका जो एंट्रेंस है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस जितना हो सके उतना क्वेश्चंस का कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गुड गवर्नेंस पे। तो क्या गुड गवर्नेंस है? गुड गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? ठीक है, गवर्नेंस इज ए प्रोसेस ऑफ और सेट ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉलिसी, लॉ मेकिंग और एक मिनट, सॉरी, ओके। तो क्या है? गुड गवर्नेंस इज ए प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉलिसी, लॉ मेकिंग और ऑफ पॉलिसी लॉ इम्प्लीमेंटेशन। यानी जो गवर्नेंस है वो क्या है? एक पूरी प्रक्रिया है जिसके तरीके से आपकी नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, और उन नीतियों और कानूनों को बनाने के बाद से कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी धरातल पे कोई भी अगर आप जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान अभी शुरू हुआ है, प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो आखिर उसको किस तरीके से लागू किया जाए जमीनी स्तर पे कि वो जो पूरा प्रोग्राम है वो हमारे देश के कोने कोने फैले और लोग जागरूक हों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है वो कैसे लोगों तक पहुंचे, उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे पॉलिसी तो बन गई, पर उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या तरीका है, पॉलिसीज को किस तरीके से, छोटी छोटी जो उसमें तरीके हैं, क्या चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, उन सभी को खोज के ये निकाला जाता है, थ्रू गवर्नेंस किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस? यानी गवर्नमेंट और गवर्नेंस में डिफरेंस क्या है? हम लोग को लगता है ये दोनों चीज़ें एक है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है वो सिमिलर है, बट इसमें एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज वन ऑफ द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स रिमेनिंग 3: टेरिटरी, पॉपुलेशन, सोवर्जिनिटी। यानी जो सरकार है वो उन 4 सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उनके उनके तरीके, जैसे कि टेरिटरी हो गया, हमारे भूगोल हो गया, उसके साथ हमारी जनसंख्या और संप्रभुता, उन 4 जो चीज़ें रहती हैं एक पूरे देश को बनाने के लिए, उन चारों में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जो सरकार है, सरकार आपके पूरे देश को चलाती है और उसी के थ्रू से कार्य प्रणाली चलती है। ठीक है, ऑफ स्टेट विच कंसिस्ट डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेशन बॉडी ऑफ द स्टेट। यानी जो कोई भी डिसीजन लेता है स्टेट के लिए, यहाँ पे वो गवर्नमेंट है, एंड इम्प्लीमेंटेशन बॉडी ऑफ द स्टेट। स्टेट में कोई भी कार्य प्रणाली हो, कुछ भी चल रहा हो, क्या डिसीजन लेने हैं, कहीं पे दंगा हो रहा है, कहीं पे फसाद हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसको सही मात्रा में कैसे, वहाँ पे कौन सा निर्णय लेना है। अगर कोई दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो उसमें DM रिस्पॉन्सिबल है कि आपका जो वहाँ के सांसद है वो रिस्पॉन्सिबल है। जो उस चीज़ों को जो कौन फिल्टर करता है, कौन देखता है, उन सब चीज़ों का कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, वेयर इज governance is about the processes government follow to formulate the rules, law and how to implement these laws in the part of government. अब गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस वो टर्म है कि, एक मिनट, यहाँ पे गवर्नेंस वो टर्म है कि अगर ये गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर गवर्नेंस काम करती है और जो चीज़ें हैं उनको वो कैसे चीज़ों को उसमें स्थापित करती है, या फिर जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनको कैसे लागू करना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करती है। ठीक है, ये जो काम है वो पूरी तरीके से गवर्नेंस के ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कब हुआ? तो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ? द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस अज्यूम्स सिग्निफिकेंस सिंस 1990s। मतलब 1990 में जो इसकी शुरुआत है, जैसे मैंने कहा कि ये काफ़ी नया है,
हमारे लिए गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो 1990s में विद द पब्लिकेशन ऑफ 2 रिपोर्ट्स बाय द वर्ल्ड बैंक की जो दो रिपोर्ट्स थी, हाँ, तो वर्ल्ड बैंक की जो 2 रिपोर्ट्स थी उसके थ्रू इसका जो गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने आता है, जिसमें कि सब सहारा अफ्रीकन फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ जो है, जो कि 1989 में आया, उसके थ्रू जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो हमारे समक्ष आ रहा है धीरे धीरे, कि क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं उसके थ्रू, किस वजह से जो, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है कि वो हमारे वेलफेयर वर्ल्ड के लिए बहुत माना जाता है। आप देखेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आईएमएफ पूरी तरीके से मॉनेटरी फंडिंग पे ध्यान देता है, उसका जो पूरा जो फोकस रहता है वो पैसे पे रहता है, लेन देन पे रहता है, कि हाँ आप उसको कुछ देंगे तभी वो देगा। बट वर्ल्ड बैंक के साथ ऐसा नहीं रहता। वर्ल्ड बैंक क्या रहता है, वो कोशिश करता है कि जितना हो सके उतना आपका डेवलपमेंट हो। उस अगर आप वो कहीं पे पैसा दे रहा है, किसी कंट्री को लोन दे रहा है, तो वो चाहता है कि वो पूरी जो कंट्री है वो अच्छे से डेवलप हो, उस पैसे का यूज करे, हर तरीके से उसको सपोर्ट देने की कोशिश करता है। तो जो बैंक है उसने क्या एम्फेसाइज किया, अपॉन द नीड ऑफ गुड गवर्नेंस। जो बैंक है वर्ल्ड बैंक, उसने कहा कि हमें एक गुड गवर्नेंस की नीड है, ठीक है, एक गुड तरीके के इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, कैसे नीतियां बनती हैं उस चीज की जरूरत है हमारे लिए, ठीक है। वाइल इन द सेकेंड रिपोर्ट एंटाइटल्ड एज गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, यानी हमें गुड गवर्नेंस तो चाहिए, पर गवर्नेंस के साथ हमें विकास भी चाहिए। हमारे यहाँ जो चीजें हैं, जैसे नीतियां बन रही हैं, यहाँ पे कोई बनी बेटी बचाओ वाला नीति बना, पर वो हमारे जो धरातल है, धरातल तक वो पूरी पहुंचनी चाहिए। जो लोग हैं, यानी जो पीपल है हमारी सोसाइटी के, या फिर जो हमारी सोसाइटी है, वहां तक वो जो पूरा उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा थिंकिंग है, प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से हमारे देश में होना चाहिए, ताकि लोग खुद अपने आप से इनिशिएटिव ले कि वो जो ये कुरीति फैली हुई है हर जगह उसको हटा सके, ठीक है। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इवन पूरे वर्ल्ड में जो ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का है, या फिर जो कन्या भ्रूण हत्या है, वो हर जगह फैला हुआ है। अगर कुछ लोग के दिमाग में है कि सिर्फ इंडिया में है, तो इंडिया में नहीं, अगर वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो हर जगह, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, हर जगह ये धारणा फैली हुई है बेटियों के लिए। तो उस चीज को निकाल दीजिएगा कि सिर्फ इंडिया में है, ठीक है। द बैंक आइडेंटिफाई ए नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, दीज आर पॉलिटिकल, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसने 3 तरीके के जो एस्पेक्ट्स है गुड गवर्नेंस के वो निकाले। एक तो पॉलिटिकल लेवल पे, राजनीतिक, दूसरा लीगल, और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। यानी राजनीतिक रूप से कैसे पार्टियां जो हैं, चुनावी पार्टियां जो हैं, उनमें जो चीज़ें हैं उनको साफ सुथरी रखा जाए। लीगल, कानूनी रूप में जो कानून बन रहे हैं उनका जो ढांचा हो वो एकदम एक तरीके से किसी से बायस ना हो, और पूरी तरीके से वो साफ सुथरी हो। एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कि करप्शन जो है, लाल फीताशाही, ये सब फैला हुआ है, उसको कम करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेजर एलिमेंट्स ऑफ गवर्नेंस क्या है? मेजर एलिमेंट्स यानी जो आपका गुड गवर्नेंस है उसमें क्या मेन चीज़ें रहेंगी, कैसे हम जो गवर्नेंस है उसको गुड मानेंगे, कैसे? पीपल पार्टिसिपेशन, कैसे? लोगों की सहभागिता। अगर लोग किसी भी कार्य में अपनी सहभागिता नहीं देंगे, अगर लोग किसी चीज को अपनाएंगे नहीं, तो चीजें जो होंगी वो बहुत ही अलग तरीके से फैली रहेंगी। आप मान लीजिए कि अगर कोई आप काम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, अगर आपका उसमें मन नहीं लग रहा है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको सुबह उठने को बोला जा रहा है पर आप नहीं उठ रहे हैं तो क्या कहते हैं वो, फिर जब तक आपका खुद से मन नहीं करेगा कि हाँ मुझे सुबह उठना है, काम करना है, तो वो कोई नहीं करवा सकता। तो इसमें ये है कि हमारे लोगों की सहभागिता बहुत ज़रूरी रहती है। इसी के साथ साथ उसमें जो जिस कंट्री के जो लोग हैं वो उस प्रोग्राम को समझने चाहिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। देन कंसेंसस ओरिएंटेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो कि लोगों के अंदर उस चीज़ की पहले से क्या कहते हैं बात हो, लोग उसको समझ रहे हो और लोग उस तक पहुंचे भी। बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, यानी जो कानून है, कानून के तहत जो है वो चीज़ें बनी है और कानून के तहत ही वो लागू होनी चाहिए। कोई भी अगर चीज़ बन रही है, कोई नीति बन रही है, तो कानून के जरिए ही हर एक जो जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचेगी। मोर इंक्लूसिव पॉलिसीज, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, यानी कोई भी नीतियां बने, कोई भी चीज़ बने तो उसमें जो एक तरीके से आप देखें तो अकाउंटेबिलिटी है वो होनी चाहिए। उसी के साथ
आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी, एकदम तरीके से सभी को दिखना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या उसमें जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ छुपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ हम ये छुपा रहे हैं या फिर वो छुपा रहे हैं। इसी के थ्रू आरटीआई का जो एक्ट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी किसी डिपार्टमेंट के बारे में आपको कुछ जानना है तो उससे आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी दिखाती है आपकी गवर्नमेंट की, आपकी जो सरकार है कैसे कार्य कर रही है, उसकी कौन सी नीतियां कहाँ बन रही है, कहाँ कितना पैसा लग रहा है, इन सब तरीके। तो एक तरीके से जो गवर्नेंस है वो आपके क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी को बहुत ही ज्यादा फोकस करती है गुड गवर्नेंस में। एफिशिएंट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, सरकार की भी उतनी ही भूमिका इसमें है जितनी कि लोगों की है, या फिर जो प्रोसेस बन रहा है, जो गवर्नमेंट का गवर्नेंस का जो पूरा प्रोसेस है उसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। सरकार को हर एक तरीके पे कहीं पर भी कोई गलती हो रही है तो उसको उस पर जवाब देना चाहिए, उसको चुप नहीं बैठना चाहिए। सरकार का एक जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक छोटी से छोटी चीज़ में, बड़ी से बड़ी चीज़ में, ठीक है। और सरकार चाहे तो एक बहुत बड़ा, जब वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, अगर उन लोगों को बात करती है, उनके तक पहुंचती है, तो एक तरीके से लोगों के मन में भी उत्साह आता है कि अरे गवर्नमेंट तो हमारे लिए ये कर रही है, ये काम कर रही है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए ये नई चीज़ें बनवाई है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, उसे गंदगी नहीं करनी चाहिए। या फिर जो सफाई का जो इतना बड़ी मुहिम चली है हमारे भारत देश में, तो उस पर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने जो इतना सब किया है, अपनी सहभागिता दिखाई है, खुद उन्होंने अस्सी घाट पे जो है अपना क्या कहते हैं फावड़ा उठा लिया। तो एक तरीके से क्या है कि जब इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री जब उठा रहा है तो हम यहाँ की जनता हैं, हमें किस बात का घमंड है, तो हम भी उस काम को करेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसमें हमने कहा कि आपको क्या कहते हैं उस चीज को की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई भी कार्य हो, कोई भी कहीं पे दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, या फिर कोई जैसे कि अभी इधर पुल, अगर पुल गिर जा रहा है, कोई पुल निर्माण में हो, तो उस चीज़ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। या फिर अगर कोई अभी कोविड में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, गवर्नमेंट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बातों को समझाती है कि नहीं हमने यहाँ पे काम किया है, हम लोग यहाँ पे अभी और काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में इतनी अभी वैक्सीन्स आ रही हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है। हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट भाग रही है, पर गवर्नमेंट भागती नहीं है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके की चीज़ है जहाँ पे आजकल के टाइम पे वो लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर कर रहे हैं, जो आज की कल की गवर्नमेंट है। देन वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का कल्याण। समाज के कल्याण के अंतर्गत पूरे समाज के कल्याण के लिए गुड गवर्नेंस जो है वो काम करेगी, ठीक है। गवर्नेंस का सबसे बड़ा जो मेन पर्सपेक्टिव है वो क्या है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, आपके पूरे समाज का कल्याण, क्योंकि समाज के थ्रू ही आपका गवर्नमेंट बन रहा है, समाज के लिए ही पॉलिसीज बन रही है, समाज के लिए आपका क्या कहते हैं इतने सारे प्रोग्राम्स बन रहे हैं, स्कीम्स बन रहे हैं। अगर इन सभी स्कीम्स बन रही हैं और लोगों तक नहीं पहुंच रही, लोग उससे बेनिफिट नहीं हो रहे, तो हमें उन स्कीम्स की जरूरत नहीं है। एक तरीके से कहा जाए, अगर वेलफेयर नहीं हो रहा है तो, ठीक है, और वेलफेयर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जनता आक्रोशित होगी, वो अपना कुछ ना कुछ हड़ताल या फिर वो क्या स्ट्राइक करेगी ही करेगी। तो इसलिए इस बात को एक टाइम पे बहुत बड़ी डिबेट भी छिड़ी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि जब इतनी पॉलिसीज बन रही हैं तो फिर आखिर लोगों तक पहुंच क्यों नहीं रही। क्योंकि उस टाइम पे जो एक ऐसा वक्त था हमारे इंडिया में, या फिर इंडिया में या कहें कि पूरे वर्ल्ड के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जो आईएएस ऑफिसर्स थे उनके अंदर एक घमंड आ गया था कि अरे हमने तो इतनी पढ़ाई करके हम आए हैं, तो हम क्यों आम जनता से बात करें, गरीबों से क्यों बात करें। तो उस चीज़ को चेंज किया गया, उस पर्सपेक्टिव को चेंज किया गया। और आजकल जो आईएएस के इंटरव्यूज भी होते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा तो फोकस किया जाता है, वो ये देखा जाता है कि आप में एक चेंज लाने वाली जो कैपेसिटी है वो है कि नहीं, आप चेंज ला सकते हैं कि नहीं अपने समाज में। तो इस तरीके से ये जो है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को बहुत ही मायने रखा गया है, ठीक है। समाज का कल्याण होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नेंस इन डिफरेंट स्फीयर। हर जगह आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के जो है आप देखेंगे तो गवर्नेंस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। वो क्या क्या टाइप्स है उस पर देखते हैं। तो पहला है आपका ग्लोबल गवर्नेंस, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसको देखते हैं क्या है ये। तो ग्लोबल गवर्नेंस जो होता है आपके पूरे आपका जो ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, यहाँ इंडिया हो गया, यहाँ पाकिस्तान हो गया, यहाँ चाइना हो गया, आप यहाँ पे अमेरिका ले लीजिए, यूरोप की कंट्रीज ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, पूरे जो क्या कहते हैं
साउथ अफ्रीका के जो रीजन्स हैं उनको ले लीजिए, ठीक है, साउथ अफ्रीका के जो रीजन्स हैं, यानी पूरी जो वर्ल्ड है उन सभी को गवर्न करने के लिए एक हमारे पास गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। तो वो कैसे काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, तो आज के टाइम पीरियड में जो यूएन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये सब क्या एक तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस के रूप में काम करते थे। पहले क्या थी, राज्य की सीमाओं के भीतर ही निर्णय लिए जाते थे, राज्य अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करता था, पर आज के टाइम पे एक देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो दूसरे देश के नेशनल इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, और जब दो देश मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आगे अपनी जो क्षमताएं हैं उनको और विकसित करने का प्रयास आजकल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सहभागिता है वो सहभागिता बहुत बड़े रूप में आपकी हर एक कंट्रीज में फैली हुई है। जो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन फैल रहे हैं, बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं, ताकि एक दूसरे की मदद की जाए। तो ये जो ग्लोबल गवर्नेंस है, ये एक दूसरे को कहीं मुसीबत आ रही है तो वहाँ पे बचाने के लिए है, कहीं पे किसी को अगर मुसीबत से निकालना है और उनको कोई हेल्प देनी है तो उसके लिए है ग्लोबल गवर्नेंस। और अगर कोई एक जैसे ग्लोबल गवर्नेंस का एक और मैं टर्म बता रही हूँ, यूरोप अमेरिका का एक था बंदा, उसने क्या किया कि वो यूरोप में गया, यूरोप की कई कंट्रीज में गया और उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया। एक कुछ लड़कियां थी, उन सबसे पैसे लिए, यूरोप में लिया, फिर फिर वो ऑस्ट्रेलिया भी गया। उसके बाद वो फिर आपका यहाँ पे कहाँ पे जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान वगैरह जो है उन सब जगहों पे, तो उन सब जगहों के पे गया। और फिर उसके बाद वापस आके वो अमेरिका में भी इन सभी जो जगह है, मतलब अलग अलग कंट्रीज है, देखिए अलग अलग कंट्रीज में वो क्या करता है, कुछ ना कुछ क्राइम करता है एंड वो फ्रॉड करता है, फिर ब्लैकमेल करता है उन लड़कियों को। तो इस तरीके से इस चीज़ पे कौन निर्णय लेगा, सोचने वाली बात है कि इस बंदे को कौन पनिश करेगा, कौन सी कंट्री पनिश करेगी, फ्रांस करेगी, ऑस्ट्रेलिया करेगी, अफगानिस्तान करेगी कि अमेरिका करेगी। तो इन ऐसे लोगों के लिए बना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वो क्या करेगा, वो इस जो ये इंसान है उसको पनिश करेगा। देन आपका जो है, जो समझौते होते हैं या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए यूएन है, जो कि ग्लोबली लेवल पे आपके चीज़ों को गवर्न करती है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इकोनॉमिक लेवल पे कोई भी, यानी इकोनॉमी के लेवल पे कोई भी अगर चीज़ें होती हैं आपके आसपास, ठीक है, इकोनॉमी में कोई भी अगर कुछ किसी को सहयोग चाहिए, किसी को मॉनेटरी फंड चाहिए, कहीं पे कुछ मंदी चल रही है, किसी देश को सहयोग चाहिए, तो उस चीज़ के लिए क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो एक है बहुत बड़ा रोल आ जाता है। लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट क्या है, स्थानीय लेवल पे, ठीक है, जो ग्राम है, जो नगर पालिकाएं हैं, इन सब लेवल पे जो काम होता है, जो गवर्नेंस होती है, उन सभी चीज़ों को जो नीतियाँ लागू की जाती है। जैसे देखेंगे कहीं कहीं पर जो स्कूल लेवल्स, जो गांव और जो शहर होते हैं, वहाँ पे स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो कुछ नाटक करते हैं, डिबेट करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो इस तरीके से क्या जागरूकता फैलाने की कोशिश की जाती है। तो एक तरीके से प्रोसेस है कि कोई भी अगर नीति बन रही है तो उसको किस तरीके से हर एक जगह पे फैलाया जाए, कोने कोने तक, ठीक है। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस आपके इंटरनेट के माध्यम से जो चीज़ें हैं वो कैसे फैलाई जाए, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल पोस्टर्स बनते हैं, फेसबुक के थ्रू आपका गवर्न किया जाता है। अभी आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे भी जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से अपनी जो नीतियाँ हैं वो पब्लिश करती है, नितिन गडकरी जी हैं, इवन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो करती है, फॉरेन मिनिस्ट्री है वो अपनी चीज़ें बताती हैं कि हाँ हमने यहाँ पे ये अभी सबमिट किया है, फिर चीज़ें किया। तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स में भागने की ज़रूरत नहीं, हर जगह भागने की ज़रूरत नहीं, आप ट्विटर पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर आजकल जो सीधे डायरेक्टली जो कॉन्फ्रेंसेस है, इवन जो पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट्स है, तो अगर आप लोग डीडी न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, कोई भी दूसरा न्यूज़ चैनल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। डीडी न्यूज़ देखिए, 10:30 बजे एक अच्छा सा आता है उनका प्रोग्राम, उसको देखिए, पूरी आपकी जो भी चीज़ें हैं, घटनाएं चलती हैं, क्या चीज़ें चल रही है, उसको आप लोग देख सकते हैं, या यूट्यूब पे भी अभी है, अवेलेबल है डीडी न्यूज़, ठीक है। तो ई गवर्नेंस के थ्रू लोगों तक वो जानकारियाँ जो है वो चीज़ें पहुँचाई जा रही है। आजकल जो आधार का जो एक सिस्टम है, पहले उसको क्या किया है, डिजिटलाइज कर दिया है। तो जो डिजिटल गवर्नमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है थ्रू ई गवर्नेंस के थ्रू हमारे पास आया है, जो हमें गवर्नमेंट है वो क्या है, डिजिटली हमारे हाथों में है,
ठीक है। अब आपको जो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रहते हैं उसके लिए आप लोग को कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। आजकल डिजी लॉकर आ गया है, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। और अगर आप अपने कोई डॉक्यूमेंट कहीं भी नहीं लेके जा रहे हैं तो उसके थ्रू आप दिखा सकते हैं, एंड इट वो क्या है, वो वेरीफाइड है, और उस पर क्या कहते हैं, अथॉरिटी का जो है मार्क भी रहता है, ठीक है, क्योंकि उसको गवर्नेंस ने स्टार्ट किया। देन गुड गवर्नेंस आप तरीके से देखेंगे तो गुड गवर्नेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ें जो है कार्य प्रणाली है उसको करवाना, एंड जो उधर से जो रिस्पांस है सामने से वो कितना अच्छा आ रहा है, सामने से वो जनता का जो रिस्पांस है वो कितना ज़रूरी है, वो भी देखा जाता है। देन मैक्सिमम गवर्नेंस की जो बात आती है कि जितना हो सके उतना जो प्रोसेस है और जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि जो पहुंच है स्कीम्स की, नीतियों की, वो हर जगह पहुंचे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कभी कभी ये भी बात की जाती है कि जो मैक्सिमम गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा ही हम लोग गवर्नेंस पे फोकस कर देते हैं, तो फिर उसके बाद रिजल्ट्स नहीं आते हैं, एक ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको भी अभी थोड़ा मिनिमम जो है, मिनिमम गवर्नेंस का जो है वो अभी वो धीरे धीरे अभी आने वाला है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे। आइए, तो गुड गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गुड गवर्नेंस के थ्रू, उसको अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो जिसमें कि देखिए 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में हुआ था, प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नेंस प्रोसेस, जो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने की बात की गई थी, ठीक है, जिसमें कि आप किस तरीके से जो गवर्नेंस के प्रोसेसेस है, कोई भी नीतियाँ बन रही है उसमें कैसे लोगों की सहभागिता और बढ़ाई जाए और कैसे उनको काम में लाया जाए गवर्नमेंट के काम में, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये अमेंडमेंट्स किए गए। देन rights related statutory bodies such as National Commission of Women, the National Commission for Minorities, the National Human Rights Commission, etc. have been set up। यानी कि कुछ ऐसी कमीशंस बनाए गए जिसके थ्रू जो उत्थान होना चाहिए, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ है हमारे पूरे देश में जिनको कि बहुत ही वो दबी कुचली या फिर उन तक वो पहुँच नहीं है सामाजिक कारणों से या फिर किन्हीं भी कारणों से। तो गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट का कार्य क्या है, उन सभी लोगों को आगे बढ़ाना, फ्रंट पे लाना। जो वो एक बैकफुट पे हैं तो बैकफुट से उठा के उनको फ्रंट में लाने की जो कोशिश है वो चली। तो यहाँ पे देखिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 1992 में बना, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए 1993 में बना। देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी 1993 में बना। ये किस लिए सेटअप किया गया, ताकि इन सभी लोगों को आगे बढ़ाया जाए, कुछ ऐसी इन लोगों के लिए फिर प्रोग्राम्स बनाए गए इसी के अंतर्गत, ताकि इन लोगों का जो है एक तरीके से फ्रंट फुट पे लाने की जो कार्य प्रणाली है उसको बहुत ही ज़्यादा फैलाया जाए। तो इसमें प्रोग्राम स्कीम्स जो वगैरह है वो चलती रहती है। देन The government of India commenced the exercise to formulate Citizens Charter in 1996। Citizens के जो चार्टर है उसको 1996 में बनाने की कोशिश की। A commission on review of administrative laws was set up in 1998 to recommend inter alia the repeal defections law। जो डायफंक्शनल लॉज बन रहे हैं या फिर जो चीज़ें बन रही हैं जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो अच्छे से कार्य नहीं हो रहे, तो उन पे कुछ कानून बनाया गया जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज़ हैं उनको भी एक तरीके से कंट्रोल में रखा जाए, ठीक है, उनमें भी कुछ सुधार किया जाए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बढ़ जाता है, और तो उनको रोकने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन में के लिए है जो कुछ कानून बनाए जाते हैं। A computerized public grievance redressal and monitoring system was installed in 2009। जिस तरीके से आप देखें तो पब्लिक के लिए कैसे आप उस चीज़ को दोबारा से रीएड्रेस कर सकते हैं, चीज़ों को दोबारा से आप हमारे क्या कहते हैं, आप सरकार के सामने रख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ कमियां आई हैं या फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी अच्छे से नहीं हुई हैं, तो उनको सही करने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि 2001 में किया गया। द 89th Constitutional Amendment 2003 bifurcated the Combined National Commission for SC and STs into two separate bodies। तो एक तरीके से जो ये SC और ST जो बॉडीज है इन दोनों को क्या किया गया, अलग किया गया, ताकि इन पे अलग से फोकस किया जाए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो SC होते हैं वो क्या होते हैं, शेड्यूल कास्ट, ST होते हैं शेड्यूल ट्राइब। तो इन दोनों के एक टाइम पे ये मुद्दा उठा कि दोनों मिक्सअप हो जा रहे हैं, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब से, तो इस वजह से इन लोगों का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है,
प्रोग्राम्स जो है इनसे ये लोग बेनिफिट नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए इनके लिए जो बॉडीज है इनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, ताकि इनका अलग अलग तरीके से विकास हो गया अलग लेवल पे। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज अकॉर्डेड ए स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 2003। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये क्या करता है, सतर्कता आयोग है आपका, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो करप्शन होते हैं उन पे ये नज़र रखता है, या फिर कहीं पर भी अगर किसी तरीके का करप्शन हो रहा है या फिर कोई जो घूसखोरी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक लेटर लिख सकते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग में, और ये पूरी तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं उन पे फोकस करेगा, और उस डिपार्टमेंट पे या फिर उस पर्सन पे ये लोग तुरंत ही कुछ ना कुछ कार्रवाई करने लगते हैं, ठीक है। तो ये 2003 में बना। ए कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स वॉज सेटअप इन 2004 टू एग्जामिन द होल इशू ऑफ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। जैसा कि मैंने बीच में कहा कि एक ऐसा समय आया कि जब हमारे जितने IAS IPS जो अधिकारी थे, जितने भी लोग UPSC के थ्रू आ जाते थे, तो क्या हुआ कि वो एक तरीके से उनके अंदर घमंड आ गया कि हम इतने पढ़े लिखे हैं तो हम क्यों किसी की सेवा करें। और ये तो हमारे भारत की एक वो है कि सेवा भाव हो सभी के अंदर रहता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए भारत की क्या कहते हैं एक बहुत मजबूत जड़ है, और उसी को अगर आप भूल रहे हैं तो फिर कैसे, हमारी तो पूरी भारत की संस्कृति है उसी को आप लोग भूल रहे हैं। तो उस चीज़ पे बहुत फोकस किया गया, तो कि कैसे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको कैसे जनता के साथ कनेक्ट किया जाए, इवन सिर्फ पॉलिसीज बनाने के इम्प्लीमेंटेशन के नहीं, एक कनेक्टेडनेस जो है उसको बढ़ाने के लिए कोशिश की गई। एक जो सद्भाव है, जो बातचीत का जो तरीका है, उस पर बहुत ज़्यादा से उन लोगों को सिखाया गया, या फिर जो ट्रेनिंग का जो लेवल है उसको चेंज किया गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिफॉर्म्स जो है, रिफॉर्म्स किए गए सिविल सर्विसेज का जो प्रोग्राम्स है, कैसे उनका चुनाव हो रहा है, 2004 में ये हुआ, ठीक है। Then the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration was instituted in 2005. इसे क्यों रखा गया? अब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आपके, जैसे गवर्नमेंट में होता है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अरे सरकार ने ये गलत किया वो गलत किया, पर हमें ये भी बात करनी चाहिए कि सरकार ने क्या अच्छा किया। अगर हम अच्छाई पे फोकस करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगा, हमें उस पर फोकस करके वैसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि अच्छा अच्छा दिख रहा है तो सरकार भी अच्छी है, नहीं, हमें उन अच्छे लोगों को एनकरेज करना चाहिए जो सही में ईमानदार हैं, जो गवर्नमेंट में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो कि ये नहीं होता कि लंच में अभी आधा घंटा बाकी है पर वो आधे घंटे पहले ही लंच से सरकारी दफ्तरों में होता क्या है कि वो भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग नहीं, वो क्या करते हैं कि वो लंच का अपना 5 मिनट भी जो रहता है वो किसी का फॉर्म फिलअप करने में देते हैं कि चलो भाई उसका काम हो जाए, वो इतनी दूर से आया है। तो ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाए या फिर उनको एक तरीके से आपका एनकरेज किया जाए, सम्मानित किया जाए, इसकी ये जो है ये 2005 में शुरू किया गया। तो ये था आपका गुड गवर्नेंस। आपका अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। तो आज हम लोग ने गुड गवर्नेंस पढ़ा। जिनको भी हमारा जो कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का MA एंट्रेंस के लिए जो ज्वाइन करना हो, तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप लोग रिंग कर सकते हैं। और अगर जो टेस्ट सीरीज़ है इसी के हम बता दें अपने कोर्स के बारे में, तो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात की जाती है, आपको जितना हो सके उतना आपके बेसिक पे फोकस किया जाता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाती है। जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग आपके जो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कितने इजी तरीके से करना है, क्या ट्रिक्स होती हैं, नई नई ट्रिक्स, उसमें हम लोग आप लोग को बताते हैं। रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है, लाइव लेक्चर्स तो रहते ही, अगर आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। उसके साथ हम लोग की जो टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, और उसी के साथ टेस्ट सीरीज़ तो होगी। हमारे यहाँ बात क्या है कि एक्चुअल स्टडी कैपिटल का जो है, आप लोग देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग पूरी तरीके से आपके स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। उसकी कोई भी भूमिका, जैसे कि हम सभी जानते हैं कुछ कमज़ोर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, बैच में हर तरीके के स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, कुछ इंटेलिजेंट रहते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उनको बहुत कुछ पता रहता है, बस उन्हें थोड़ी सी क्या कहते हैं गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। तो पर जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग सिंपल मटेरियल जो हो सकता है वो उन लोग को प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो बेसिक्स से पढ़ाना रहता है तो उसको भी हम लोग फोकस करते हैं। एंड आप लोग जो टेस्ट सीरीज़ की जो बात रहती है, टेस्ट सीरीज़ तो आप लोग को मिलती है, उसी के साथ वीकली
जो आपके टेस्ट होते हैं वीकली करवाए जाते हैं, वीकली। उसी के साथ जो तो क्लास में होता है, क्लास में हम लोग कुछ ना कुछ जनरली पूछते ही रहते हैं, ठीक है। उसमें भी एक तरीके का हम लोग सोचते हैं कि क्लास में अगर मैम पूछ रही हैं तो मैम क्लास में क्यों पूछ रहे हैं, मैम का तो काम है पढ़ाना, पर नहीं, वो एक तरीका है कि जो हम लोग आप लोग को रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वो एक तरीके से होता है। देन उसके बाद हम लोग 10 दिन तक, कोर्स खत्म हो जाने के बाद 10 दिन तक आपका प्रैक्टिस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोग का करवाया जाता है, जिसमें कि आपके देखेंगे तो आपके DU, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, BHU, एंड आप लोग सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये MA का कोर्स है, तो MA के कोर्स में हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ब्रॉडली, हम ये नहीं चाहते कि बच्चे हमारा क्या कहते हैं डिप्रेस हो जाए या फिर कुछ भी उसमें उसको प्रॉब्लम हो, तो हम लोग उस जितना हो सके उतना उसको बिना बताए उसको मेहनत की तरफ क्या क्या तरीके हुए कि वो मेहनत करे और डिमोटिवेट ना हो, उसके लिए उसको क्या कहते हैं जितना हो सके उतना आसान मटेरियल देने की कोशिश करते हैं। देन जब ये चीज़ें हो जाती है, जब हम लोग वीकली हमारा टेस्ट हो जाता है, 10 प्रैक्टिस हम लोग करवाते हैं उन लोग का, 10 दिन तक 10 प्रैक्टिस सेट होते हैं जो कि मैं करवाती हूँ। उसके बाद DU, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एंड BHU का पेपर जो होता है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो UGC नेट जो कि NTA के थ्रू करवाया जा रहा है, उसके भी हम लोग पेपर सॉल्व करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो BHU का हमने लास्ट ईयर का पैटर्न देखा था, वो पूरी तरीके से जो पैटर्न था वो UGC नेट के थ्रू जो एग्जाम हुआ था उसी से पूरा रिलेटेड था, तो वो हम लोग क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करवाते हैं। आजकल एजर्टेशन एंड रीजनिंग का एक बहुत ही एक नया जो क्वेश्चंस अभी शुरू हुए हैं, मैच द फॉलोइंग का है, तो मैच द फॉलोइंग की कुछ ट्रिक्स होती है जो कि हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैम ये ऐसे भी हो सकता था, अब हमें तो पता ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं जो कि हम लोग करवाने की कोशिश करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो और फेमिलियर होकर रहें और उनको जितना हो सके वो सीख सके इस चीज़ों को। तो ये था हमारा। आप जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना हो MA पॉलिटिकल साइंस का, तो BHU स्टडी कैपिटल को रिंग करें, विपुल सर को रिंग कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।